आज हम फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं रिसेप्टर्स एंड सिग्नलिंग पाथवेज। नाउ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट आई ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल। रिसेप्टर्स के बारे में वी लर्न मोर इन डिटेल इन फार्मा, but okay, so let's just get started with this topic. So we'll be talking about receptors and signaling pathways today. Okay, so first and foremost हम पहले ये समझेंगे कि रिसेप्टर क्या होता है, फिर जो उसके साथ बाइंड करता है वो क्या होता है। तो ये हम सारे टर्म्स अपने दिमाग में क्लियर कर लेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला टर्म है लाइगेंड। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ लाइगेंड। सो अब जैसे हमारी बॉडी में कोई रिसेप्टर है, तो हमारी बॉडी में जब कोई सब्सटेंस बाइंड करता है इन रिसेप्टर्स से, वो सब्सटेंस हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, या जो हम ड्रग इंजेस्ट करते हैं। ओके, सिंपली जो हम ड्रग इंजेस्ट करते हैं किसी भी एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी में, उसे हम कहते हैं लाइगेंड, राइट। सो एनी केमिकल सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर, ओके, इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर। वो हो सकता है हार्मोन, वो हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर या ड्रग्स, या फिर इवन टॉक्सिन्स। ओके, हम आगे देखेंगे कैसे टॉक्सिन्स भी बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स से, राइट। सो नाउ व्हाट इज़ अ रिसेप्टर एग्जैक्टली, राइट। सो नाउ अ रिसेप्टर इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल क्या हो गया, मतलब कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल। यूजुअली दिस मैक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रोटीन्स, यूजुअली रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। सो दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रोटीन्स एंड दे हैव एन एक्टिव साइट। ओके, दे हैव अ साइट वेयर द लाइगेंड बाइंड्स। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड अ रिसेप्टर। सो सपोज ये मेरा रिसेप्टर है, राइट। सो इट विल हैव अ साइट वेयर सपोज दिस इज माई न्यूरोट्रांसमीटर, से एसिटिलकोलिन हो गया। सो दिस विल बाइंड हियर। ओके, सो दिस इज द रिसेप्टर एंड मेरा लाइगेंड जो है वो ACH मतलब एसिटिलकोलिन बन गया। ओके, आई होप दैट इज़ क्लियर। सो अब देखते हैं इस को हम कैसे लिंक करते हैं। ओके, इन दो वर्ड्स को हम कैसे लिंक करते हैं। सो सपोज आई हैव अ लाइगेंड। लाइगेंड क्या हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, हार्मोन्स हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए। ओके, इट विल बाइंड टू माई रिसेप्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पर उसने बाइंड कर लिया और वो प्रोड्यूस करेगा बायोलॉजिकल एक्शन, मतलब हमारी बॉडी में वो कुछ ना कुछ एक्शन प्रोड्यूस करेगा। किस तरह से प्रोड्यूस करेगा, बाय गोइंग थ्रू सिग्नलिंग पाथवेज। मतलब जब हमारे रिसेप्टर पे कोई लाइगेंड आके बाइंड करता है तो वो ऐसे पाथवेज एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ओके, सो दैट इज़ हाउ दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ अबाउट रिसेप्टर्स एंड सिग्नलिंग पाथवेज, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स। ओके, द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स ये मैंने पहले लेक्चर में भी कवर कर लिया है, बट अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर। मतलब क्या, सपोज इफ़ दिस इज़ माई सेल, तो एक तो हो जाएगा जो रिसेप्टर के बाहर होगा। अब इनमें होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन और ये हो गया इंट्रा सेल्यूलर डोमेन, राइट। और एक होता है जो हमारे न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। न्यूक्लियस के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या सपोज साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। तो अब हमें ये दो टाइप्स की रिसेप्टर्स की क्यों ज़रूरत है, राइट। क्यों हमें ये दो टाइप्स के रिसेप्टर्स चाहिए। नाउ सपोज जो हमारा सब्सटेंस है जिसको बाइंड करना है, जो लाइगेंड है जो उसको बाइंड करना है, वो लार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो ऑब्वियसली लिपिड मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा, राइट। इस वजह से उसके रिसेप्टर्स सरफेस पे रहेंगे, सेल मेम्ब्रेन पे रहेंगे, राइट। और पोलर मॉलिक्यूल है तो वो लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। प्लीज़ रेफर द फर्स्ट लेक्चर फॉर दिस, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। सो पोलर मॉलिक्यूल जैसे कैटेकोलामीन मतलब नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, राइट। देन इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन हो गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एसिटिलकोलिन एंड हिस्टामिन, ठीक है। ये सब पोलर हार्मोन्स है। सो ये सब के रिसेप्टर्स दे कैन नॉट पास द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन पास नहीं कर सकते, वो पोलर है नेचर में, इस वजह से वो उनके रिसेप्टर्स जो है सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो दे आर एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स उनके लिए प्रेजेंट रहेंगे जो सपोज लिपिड सोल्यूबल हमारे हार्मोन्स हो गए, राइट, या जो स्मॉल मॉलिक्यूल हार्मोन्स हो गए, बिकॉज वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई जैसे T3, T4 हो गए, तो T3, T4 इज ट्राईआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक है, एंड रेटिनॉइड्स हो गए। सो T3, T4 एंड रेटिनॉइड्स, ये सब स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, तो दे कैन ईजिली पास थ्रू, ठीक है। या तो स्टीरॉइड सॉल्युबल हार्मोन्स हो गए, स्टीरॉइड हार्मोन्स हो गए, दे आर ऑल लिपिड सॉल्युबल। ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, विटामिन D दैट इज कॉल्ड, उसके एक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं 125 कोले कैल्सिफेरॉल। ओके, वो हो गया, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, राइट।
So these are some of the examples and types of receptors. Okay, now once we have completed this, we will talk about the classes of receptors. So आज के lecture में I will be covering 4 classes of receptors. Okay, 4 classes of receptors मतलब 4 families of receptors. ठीक है, so one is 7 pass receptors. ठीक है, we have 7 pass receptors, we have ion channels receptors, सिंगल पास रिसेप्टर्स एंड इंट्रासेल्युलर मीडिएटर्स. ठीक है, इंट्रासेल्युलर मीडिएटर्स के बारे में हमने पहले भी बात कर ली है, बट अगेन वी नीड अ ब्रीफ अप, तो हम वो एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे. राइट, सो आई विल शो यू द मैकेनिज्म. सपोज आई हैव दिस सेल. राइट, सो अब मेरा 7 पास रिसेप्टर है ये, लुक एट दिस. अब इसको 7 पास क्यों बोला गया? राइट, बिकॉज सी दिस इज द साइट वेयर माई लाइगेंड विल बाइंड, एंड जो मेरा रिसेप्टर है वो 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा. ठीक है, सो इसके पास एक तो हो जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन. ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन जो सेल के बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है, और एक हो जाएगा इंट्रा सेल्यूलर डोमेन. अब इसका यूज़ क्या है, क्यों हमें चाहिए ये 2 डोमेन्स? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन इज जस्ट फॉर बाइंडिंग. राइट, वो बाइंड कर जाएगा, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आ जाएगा. एंड इंट्रा सेल्यूलर डोमेन का काम ये है कि वो हमारे पाथवेज को इंड्यूस करेगा. राइट, हमारे पाथवेज को वो एक्टिवेट कर देगा. राइट, सो उसे हम इसके लिए हमें चाहिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन एंड इंट्रा सेल्यूलर डोमेन. एंड इन पे बाइंड होते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, एसिटिलकोलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन दैट इज सेरोटोनिन एंड TSH. ओके, सो अब G proteins and 7 pass receptors के बारे में we'll talk a little later. Let me complete the other receptors. Then we have 1 pass receptors. Okay, we have 1 pass receptors. उनमें क्या रहता है? सपोज दिस इज़ द रिसेप्टर्स, ये हमारा साइट ऑफ बाइंडिंग हो गया, एंड ये इनके साथ रहेगा एंजाइम लिंक. ओके, वो एंजाइम किस तरह से फंक्शन करेगा? इट विल फंक्शन इन सच अ वे कि हमारे सेल में कोई ना कोई एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा. राइट, तो इसके लिए इनको बोलते हैं 1 पास रिसेप्टर्स और एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स. सिमिलरली जो 7 पास रिसेप्टर है, राइट, जो 7 पास रिसेप्टर है उसको हम बोल देंगे सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स. क्यों? क्योंकि ये कुछ स्नेक्स जैसे लगते हैं, उसको सर्पेंटाइन बोलते हैं. सो सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स. राइट, सो एंड इसको हम बोल देंगे एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स. ठीक है, देन वी हैव आयन चैनल रिसेप्टर्स. ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कुछ लेक्चर्स पहले that if we have an ion channel, it is made up of polypeptides. Right, so suppose if this is my ion channel, right, it is made up of 1 2 3 4 5 polypeptides. तब जाके हमारा आयन चैनल बनता है. राइट, सो अब इन आयन चैनल्स में होता क्या है कि they may have some active sites. Okay, they may have some active sites binding के. So suppose see this is my receptors. ठीक है, ये मेरे रिसेप्टर्स है, और इनमें हो गए ये एक्टिव साइट्स जहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल से ACH आके बाइंड कर जाएंगे. ठीक है, सो जैसे वहाँ पर, जैसे यहाँ पर साइट है बाइंड करने का, वैसे इन आयन चैनल्स में भी देयर आर साइट्स टू बाइंड. तो यहाँ पर लाइगेंड आके अटैच कर जाएगा, एंड देन दीज आर लाइगेंड ऑपरेटेड आयन चैनल्स. ओके, सो आई होप दिस क्लासेस इन ब्रीफ आर क्लियर. सो लेट्स टॉक अबाउट 7 पास रिसेप्टर्स इन डिटेल. एंड जो सबसे पहले हम बात करेंगे 7 पास रिसेप्टर्स में, इट इज़ G protein coupled pathway. राइट, G protein coupled receptors and pathways that is called as GPCR. राइट, GPCR बोलते हैं हम उसे. एंड इसके 3 पार्ट्स रहते हैं, एक तो स्टिमुलेटरी रहेगा, एक इनहिबिटरी रहेगा, और एक Q पाथवे रहेगा. ठीक है, सो आई टॉक अबाउट G stimulatory pathway first. ठीक है, we'll talk about G stimulatory pathway first. So now suppose this is my 7 pass receptors as you can see. Okay, this is my 7 pass receptor जिस पे आके अटैच हो रहा है कैटेकोलमिन. ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज़ अ बीटा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर फाउंड इन द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट. बिकॉज दिस इज एन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, इस पे यूजुअली बाइंड करेंगे एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन जैसे सब्सटेंसेस. तो एपिनेफ्रिन सपोज इस पे आके बाइंड कर गया. नाउ इट इज़ अ स्टिमुलेटरी हार्मोन एज आप सबको पता है. सो अब ये कैसे एक्शन प्रोड्यूस करेगा? राइट, इट विल स्टिमुलेट माई G protein. Now when I talk about G protein, what exactly is a G protein? ठीक है, it is made up of 3 subunits. Okay, it is made up of 3 protein subunits, that is alpha subunit, ठीक है, beta subunit and gamma subunit. ठीक है, तो now because this pathway is stimulatory, इस ये pathway जो है stimulatory है, so alpha stimulatory subunit, beta stimulatory subunit and gamma stimulatory subunit. ठीक है, so अब एपिनेफ्रिन आके बाइंड कर दिया हमारे 7 पास रिसेप्टर को. अब ये प्रोड्यूस करेगा एक्शन हमारे G प्रोटीन पे. कैसे? नाउ G प्रोटीन पे यूजुअली देयर इज़ अ पॉकेट
फॉर GDP, ओके, गुआनोसिल डाइफॉस्फेट के लिए उसके पास पॉकेट रहता है। बट जब एफिनेफ्रिन बाइंड करेगा तो वो GDP कन्वर्ट हो जाएगा टू GTP, ठीक है, वो बन जाएगा GTP, इट विल फॉर्म इनटू GTP। एंड बिकॉज एफिनेफ्रिन बाइंड किया है तो अल्फा सब यूनिट, मेरा अल्फा सब यूनिट, ठीक है, अल्फा सब यूनिट विल लीव, वो छोड़ देगा बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट को, एंड सिर्फ अटैच रह जाएगा टू GTP मॉलिक्यूल, ठीक है। तो GTP एंड अल्फा सब यूनिट एक साथ कंबाइन होकर डिटैच हो जाएंगे बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट से, एंड दे विल फर्दर प्रोड्यूस एन एक्शन और स्टिमुलेट एडेनाइल साइक्लेस विच इज़ अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। एक और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, उसको हम बोलते हैं एडेनाइल साइक्लेस, ठीक है। सो अल्फा सब यूनिट अलॉन्ग विद GTP उसने एक्ट किया एडेनाइल साइक्लेस पे। अब एडेनाइल साइक्लेस क्या करता है, राइट, एडेनाइल साइक्लेस जो है वो हमारा सेल का जो ATP है, राइट, मेरे सेल में जो ATP है उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट। सो हमारे सेल के अंदर के जो कंटेंट्स ऑफ साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कैम्प वो बढ़ जाएंगे, राइट। एंड साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, कैम्प को हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। तो इस केस में हमारा प्राइमरी मैसेंजर हो जाएगा एपिनेफ्रिन, राइट। सो दिस इज द प्राइमरी मैसेंजर एंड कैम्प बिकम्स द सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। आगे का जो भी पाथवे है इट विल बी कैरी फॉरवर्डेड बाय साइक्लिक AMP, राइट। एंड जो हमारा अल्फा सब यूनिट का काम है वो अब यहाँ पर ख़त्म हो गया, राइट। उसको सिर्फ स्टिमुलेट करना था एडेनाइल साइक्लेस को, हमारे कैम्प को बढ़ाना था, कैम्प का कंटेंट बढ़ाना था, उसका सिर्फ उतना ही काम था। तो अब क्या होता है कि हमारे अल्फा सब यूनिट के अंदर ही देयर इज़ इंट्रिंसिक GTPase, राइट, वी हैव इंट्रिंसिक GTPase। जब हम एज देखते हैं इसका मतलब वो श्योर शॉट ब्रेक डाउन करेगा कुछ ना कुछ, राइट। सो वो ब्रेक डाउन कर देता है GTP को, ओके, इट ब्रेक्स वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम GTP एंड वो कन्वर्ट कर देगा GDP। सो अब ये जो अल्फा सब यूनिट है वो, ठीक है, अल्फा सब यूनिट अलॉन्ग विद GDP अगेन विल कंबाइन विद बीटा एंड गामा सब यूनिट्स, अगेन हमारा G प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बट अब आगे का एक्शन देखते हैं, जो हमारा साइक्लिक AMP के कंटेंट्स बढ़ा हुआ है सेल में वो क्या करेंगे, ठीक है। जो साइक्लिक AMP है उनका काम है अब फर्दर किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, तो वो स्टिमुलेट कर देंगे प्रोटीन काइनेस A को, ठीक है, दे विल स्टिमुलेट प्रोटीन काइनेस A। अब यहाँ पर ध्यान देना, प्रोटीन काइनेस A, प्रोटीन काइनेस C अलग अलग टाइप के काइनेसेस है। तो जब स्टिमुलेटरी पाथवे होता है या इनिबिटरी पाथवे होता है, दोनों में प्रोटीन काइनेसेस आर स्टिमुलेटेड, प्रोटीन काइनेस A आर स्टिमुलेटेड, ओके। सो अब प्रोटीन काइनेस A स्टिमुलेट हो गया। फाइनली बायोलॉजिकल एक्शन आया क्या सेल में, वी नीड टू चेक दैट, राइट। सो सपोज आई हैव दिस एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है, मेरे पास ये एंजाइम मॉलिक्यूल है, इस पर प्रोटीन काइनेस A विल एक्ट नाउ। किस तरह से, इट विल फॉस्फोराइलेट। जब हम फॉस्फोराइलेट बोलते हैं इट इज़ अ वेरी बिग टर्म, काफ़ी स्कैरी टर्म है, बट उसका सिंपल मतलब ये है कि हम लोग उस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे, राइट, सिंपली एडिशन ऑफ फॉस्फेट, राइट। तो अब मैंने इस एंजाइम पे से, इस एंजाइम मॉलिक्यूल पे आई हैव अटैच्ड फॉस्फेट ग्रुप, राइट, बाय द एक्शन ऑफ प्रोटीन काइनेस A। बिकॉज प्रोटीन काइनेस A स्टिमुलेट हुआ तो जो एंजाइम है उस पर आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, वो हो जाएगा फॉस्फोराइलेट, एंड हमारा मेटाबॉलिज्म किस ना किस वे में ऑल्टर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर स्टिमुलेट हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, ओके। सो दैट इज़ हाउ इट विल ऑल्टर मेटाबॉलिज्म। सो सी इट विल फॉस्फोराइलेट एंजाइम्स, phosphorylate my enzymes to alter metabolism. Now similarly protein kinase A, ठीक है, will also metabolize my will also alter my transcriptional factors. See how, see this is my transcriptional factors, say, okay. So transcriptional factor को भी वो phosphorylate कर देगा, it will again phosphorylate transcriptional factors, उस पर डाल देगा phosphate groups, and then जो genomic expression है सेल का वो alter हो जाएगा, वो change हो जाएगा, stimulate हो जाएगा. So again phosphorylate transcriptional factors and alter genomic expression of cell, right, stimulate genomic expression of the cell. लास्टली वो आयन चैनल्स पे भी काम करेगा, वो आयन चैनल्स को भी फॉस्फोराइलेट करेगा, राइट. सो इट विल फॉस्फोराइलेट कैल्शियम, इट विल फॉस्फोराइलेट चैनल्स, एंड अगेन जो इलेक्ट्रिक स्टेट है हमारे सेल का, ठीक है, बिकॉज वो फॉस्फोराइलेट हो गया तो मे बी स्टिमुलेट करना है सेल को, राइट. जब स्टिमुलेट करते हैं तो कैल्शियम का एंट्री सेल में बढ़ जाता है, राइट. इस वजह से सेल डिपोलराइज हो जाएगा, बिकॉज सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो जा रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, सो इट विल बिकम डिपोलराइज्ड एंड वो स्टिमुलेट हो जाएगा. दिस वे इट विल ऑल्टर द इलेक्ट्रिक स्टेट ऑफ माई सेल, ठीक है.
I hope that makes it clear. So this is the G stimulatory pathway. Let's just revise once. Epinephrine will attach to beta 1 adrenergic receptors. वो stimulate कर देगा G protein को, जिसमें alpha subunit का GDP will convert to GTP and detach from beta and gamma subunits. That will stimulate my adenyl cyclase, जो convert कर देगा ATP को cyclic AMP में. Now cyclic AMP के levels बढ़ जाएंगे सेल में. That will act upon protein kinase A and वो फिर alter कर देगा सब mechanisms को, right? सेल के सारे mechanisms को. And इसको हम बोलते हैं biological amplification system. क्यों हम biological amplification बोल रहे हैं? क्योंकि है तो एक ही epinephrine molecule, है एक ही epinephrine molecule, but देखो कितने सारे इफेक्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. इतने सारे साइक्लिक एएमपी को वो स्टिमुलेट कर देगा. एक एपिनेफ्रिन का मॉलिक्यूल विल रेज द कंटेंट ऑफ माय साइक्लिक एएमपी मेनी टाइम्स, राइट, इन द सेल, जिस वजह से इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन सिस्टम. अब वंस वी आर क्लियर विद दिस सिस्टम, लेट्स टॉक अबाउट द इनहिबिटरी पाथवे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनहिबिटरी पाथवे, राइट, जी प्रोटीन का इनहिबिटरी पाथवे. अब नाउ हियर इज़ माई रिसेप्टर, ठीक है, अगेन 7-पास रिसेप्टर है, बट दिस टाइम इट इज़ म्यूसिसर्निक कोलिनर्जिक रिसेप्टर. तो इस पर सिर्फ कोलिन बेस्ड मॉलिक्यूल्स लाइगेंड्स अटैच हो सकते हैं. सो सपोज एसिटिल कोलिन हो गया, राइट, इट विल अटैच टू दिस 7-पास रिसेप्टर्स. और इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो स्टिमुलेटरी पाथवे का था, राइट. सो अब इसका जो जी प्रोटीन है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि सारे सब यूनिट्स इनहिबिटरी टाइप के हैं, वहाँ पर सब स्टिमुलेटरी टाइप के थे, राइट. सो ऑल ऑफ दीज आर इनहिबिटरी टाइप्स जी प्रोटीन्स, राइट, सब यूनिट्स. सो नाउ जब ACH बाइंड हो गया, इट विल प्रोड्यूस सम इफेक्ट ऑन द अल्फा सब यूनिट, ठीक है. सो जो GDP है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू GTP, राइट. जो GDP है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू GTP एंड अल्फा सब यूनिट अलॉन्ग विद द GTP विल अगेन एक्ट ऑन एडेनिल साइक्लेस अगेन, ठीक है. वापस से एडेनिल साइक्लेस पे ही काम होगा. बट जो बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट डिटैच हुए हैं वो क्या करेंगे, वो जाके पोटेशियम लीकी चैनल्स पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है. सो जो मेरे बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट है दे अटैच टू पोटेशियम चैनल्स एंड जो सेल के अंदर का पोटेशियम है वो थ्रो कर देंगे बाहर, ओके, दे विल थ्रो इट आउट. सो मतलब क्या हो जाएगा, देयर बी पोटेशियम इफ्लक्स. पोटेशियम इफ्लक्स हो गया तो मतलब सेल विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव आयन्स बाहर जा रहे हैं, राइट, पॉजिटिव आयन्स बाहर जा रहे हैं. सो सेल बिकम्स नेगेटिव एंड हाइपर पोलराइज, ठीक है. इट विल बी हाइपर पोलराइज नॉट बिकॉज ये हाइपर पोलराइज हो रहा है, सो इन अ वे इट बिकम्स इनहिबिटेड, ठीक है. इट बिकम्स इनहिबिटेड, एक तरीके से इनहिबिट हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडेनिल साइक्लेस क्या करता है. जब अल्फा सब यूनिट जो इनहिबिटरी है विद GTP अटैचेस टू एडेनिल साइक्लेस तो वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है. रिमेंबर इट इज़ अल्फा इनहिबिटरी सब यूनिट. सो नाउ ATP will convert to cyclic AMP but in less amount, okay. कम अमाउंट में cyclic AMP जनरेट होगा एंड उसका ब्रेकडाउन भी होगा, राइट. फॉस्फोडाइएस्ट्रेसेस एंजाइम, जो मेरे फॉस्फोडाइएस्ट्रेसेस एंजाइम है वो साइक्लिक AMP को ब्रेक करते जाएंगे इनटू एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. AMP में ब्रेक कर देंगे. ऑलरेडी उसके लेवल कम है साइक्लिक AMP के और उसको ब्रेक भी कर रहे हैं, राइट. तो एकदम से सेल इनहिबिट हो जाएगा. देयरफॉर जो कैंप है वो काम नहीं कर पाएगा ऑन प्रोटीन काइनेस A, राइट, बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा एंड वो डीफॉस्फोराइलेट कर देगा. सारे जो सेल्स थे यहाँ पर सब फॉस्फोराइलेट हो रहे थे, लोग यहाँ पे सब कुछ फॉस्फोराइलेट हो रहे थे, राइट, सब पे फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो रहे थे, बट यहाँ पर सब डीफॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, मतलब जो भी फॉस्फेट्स थे वो भी निकल जाएंगे एंड नाउ वहाँ पर सिमिलर हो रहे थे. सो यहाँ पर सब डिक्रीज हो जाएंगे. सो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, जीनोमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, आयरन चैनल पे बाइंडिंग डिक्रीज हो जाएगा. अगेन आयरन चैनल पे बाइंडिंग डिक्रीज हो गया तो सेल हमारा हाइपर पोलराइज हो जाएगा एंड अगेन इट विल बिकम इनहिबिटेड, राइट. सो बाय phosphatases and phosphodiesterase this occurs and the cell is inhibited, right. So I hope this is clear and now we'll talk about some clinicals over here, right. Pertussis, what is pertussis? It is coughing, right, it is normal coughing and उसमें जो टॉक्सिन होता है, राइट, टॉक्सिन होता है दैट बाइंड्स टू माई GI प्रोटीन. व्हाट इज GI प्रोटीन? G प्रोटीन जो इनहिबिटरी है, राइट, उसके अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट को राइबोसाइलेट कर देगा, मतलब उनके बायोकेमिकल स्टेट को ऑल्टर कर देगा एंड जब वो ऑल्टर कर देगा, ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से डिटैच नहीं कर पाएंगे, राइट, दे विल स्टिक टू ईच अदर, वो डिटैच नहीं कर पाएंगे, विच इज़ वाई मेरा सेल स्टिमुलेटेड ही रहेगा, राइट. जब वो डिटैच नहीं कर पा रहे तो वो इनहिबिटरी पाथवे फॉलो नहीं कर पाएंगे. सो दे आर टुगेदर. सो जो इनहिबिट करना था सेल को वो हो ही नहीं रहा है. सो दे आर
स्टिमुलेटेड ऑल द टाइम, ठीक है, दे आर स्टिमुलेटेड ऑल द टाइम एंड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में दिस कीप्स इट स्टिमुलेटेड, वो रेस्पिरेटरी सेल को स्टिमुलेटेड रहेगा, सो देयर विल बी मोर म्यूकस सिक्रीशन एंड simply leading to coughing, right? Now on a similar note we have cholera toxin. कॉलेरा सुना होगा, विब्रियो कॉलेरे, वो प्रोड्यूस करता है कॉलेरा टॉक्सिन, ठीक है. नाउ दिस विल प्रोड्यूस और राइबोसाइलेट द इंट्रिंसिक जीटीपेस एंजाइम. ये हमने कहाँ देखा था, सी, जब अल्फा सब यूनिट का काम हो गया था टू स्टिमुलेट एडेनिल साइक्लेज, राइट. तो जीटीपेस यूनिट, जो जीटीपेस था, वो ब्रेक कर देगा जीटीपी को टू जीटीपी, सो दैट वो दोनों अटैच कर पाए टू बीटा एंड गामा सब यूनिट, राइट. सो इस टाइम पे कॉलेरा टॉक्सिन जो है वो उसको राइबोसाइलेट कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन लाएगा उसमें अल्फा सब यूनिट में. सो वो ओवरली स्टिमुलेटेड हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वो एंजाइम उस पर काम नहीं कर पाएगा, सो इट विल बिकम ओवर स्टिमुलेटेड, राइट, विच विल कॉज डायरिया. जैसे वहाँ भी ओवर स्टिमुलेट हो रहा था, यहाँ पे भी ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी एबल टू डिटैच, मतलब वो वो जीडीपी को जीडीपी में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, राइट. सो इट विल नॉट बी एबल टू अटैच टू माई बीटा एंड गामा सब यूनिट को, ठीक है, नहीं कर पाएगा अटैच. सो इस वजह से इट विल बी स्टिमुलेटेड, वो एडेनिल साइक्लेज को बार बार स्टिमुलेट करता रहेगा एंड इट विल प्रोड्यूस डायरिया इन द जीआईटी सेल्स, ठीक है, ठीक है. इट विल अकर दिस वे, सो रिमेंबर दीज टू. ओके, सो नाउ इनहिबिटरी हो गया, स्टिमुलेटरी हो गया. नाउ व्हाट इज दिस जीक्यू पाथवे, ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट जीक्यू पाथवे एंड उसमें देयर इज दिस रिसेप्टर जिसका एक्स्ट्रासेल्युलर इंटरसेल्युलर डोमेन दोनों ही डिफरेंट है. सो वी हैव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, अगेन एड्रेनर्जिक है तो इट विल बी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन अटैचिंग. सो हमारा एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल आया, वो अटैच करके हमारे 7 पास रिसेप्टर से, इट इज़ अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. एंड इस बार जो सब यूनिट होगा वो होगा अल्फा क्यू, बीटा क्यू एंड गामा क्यू, राइट. सो उसने अल्फा क्यू को स्टिमुलेट कर दिया एंड अगेन जीडीपी इज कन्वर्टेड टू जीटीपी, अल्फा क्यू अलॉन्ग विथ जीटीपी. नाउ यहाँ पर इट विल नॉट अटैक, इट विल नॉट स्टिमुलेट एडेनिल साइक्लेज, इट विल स्टिमुलेट फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है, इट विल स्टिमुलेट फॉस्फोलाइपेज सी. अब वहाँ पर था एडेनिल साइक्लेज स्टिमुलेट हो रहा था और वो कन्वर्ट कर रहा था एटीपी को टू साइक्लिक एएमपी, बट यहाँ पर फॉस्फोलाइपेज सी विल somehow stimulate PIP2. Now what is PIP2? It is phosphatidyl inositol diphosphate, ठीक है, phosphatidyl inositol and diphosphate, इसके लिए PI2, राइट. जब PIP2 स्टिमुलेट हो जाता है, इट ब्रेक डाउन, ओके, इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 प्रोडक्ट्स, DAG डायोसाइल ग्लिसरॉल एंड IP3, ठीक है, आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, डायोसाइल ग्लिसरॉल एंड आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट. अब ये दोनों का काम अलग अलग है, राइट. सो लेट्स सी वन बाय वन. डायोसाइल ग्लिसरॉल, जो डायोसाइल ग्लिसरॉल है, इट विल एक्ट ऑन प्रोटीन काइनेज सी. मैंने कहा था वहाँ पर प्रोटीन काइनेज ए है, दोनों स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी पाथवे में प्रोटीन काइनेज ए है, बट इसमें प्रोटीन काइनेज सी है, राइट. एंड so again protein kinase C similar to protein kinase A will again alter the metabolism by phosphorylating enzymes, transcriptional factors and ion channels, ठीक है. वो enzymes को genomic expressions को alter कर देगा and ion channels को alter कर देगा, right. बट अब देखते हैं IP3 क्या करता है, ओके. IP3 will enhance और will facilitate जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम है उसको सेल के साइटोसोल में लाने के लिए. So we have calcium ATPase pumps in our endoplasmic reticulum, right? We have calcium ATPase pumps in our endoplasmic reticulum, and as we all know, endoplasmic reticulum is the storehouse of calcium. So using these pumps, IP3 will push out calcium from endoplasmic reticulum into the cytosol, ठीक है. So calcium आ गया cytosol में. Now with the help of a molecule or protein calmodulin, ठीक है, with the help of a molecule protein calmodulin, this calcium will activate CAMP kinase. What is CAMP kinase? Calcium calmodulin kinase, right? So calcium and calmodulin will activate this CAMP kinase and again similarly ये pathways वापस reactions वापस सेल में प्रोड्यूस हो जाएंगे. फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा एंजाइम्स का, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का और आयन चैनल्स का, ओके. सो दिस इज अबाउट GPCR. Okay, so now let's talk about some examples of 7-pass receptors. I have added some antagonists also, which is not required as of now.
ठीक है, वो फार्मा का पार्ट हो गया. सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट ओवर हियर. But okay, now let's talk about the examples of 7-pass receptors. Number 1, we have cholinergic receptors. ठीक है, so there are two types. Okay, nicotinic receptors and muscarinic receptors. So now हमने देखा था कि जो inhibitory pathway था उसमें we use muscarinic cholinergic receptors which are a type of 7-pass receptors. But जो nicotinic receptors है those are ion channel based receptors जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट. So that is cholinergic. Then we have adrenergic receptors. Adrenergic में है alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 and beta 3 receptors. ठीक है, so now I have given a chart here. So alpha 1 is GQ pathway. GQ pathway है तो IP3 के मैकेनिज्म से एक्टिवेट हो जाएगा. किस तरह से? इट विल एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज C. फॉस्फोलाइपेज C विल एक्ट ऑन PIP2 एंड दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, डायसाइलग्लिसरॉल एंड आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, राइट. सो नाउ जब IP3 बन रहा है तो कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा सेल में एंड बाय कैम्प काइनेस पाथवे सेल में इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. एंड सिमिलरली डायसाइलग्लिसरॉल विल बी एक्टिंग ऑन protein kinase C and it will produce the effects, right. And then alpha 2 adrenergic receptors is inhibitory. So जो secondary messenger है वो camp को decrease कर देगा, cyclic AMP को decrease कर देगा and which is why effect जो हमारा cell है वो inhibit हो जाएगा. And similarly जो beta and gamma subunits, right, sorry this will be gamma, beta and gamma subunits will act on potassium channels, potassium efflux कर देंगे. So cell hyperpolarize हो जाएगा एंड हाइपरपोलराइज की वजह से इट विल बिकम इनहिबिटेड, राइट. सो वील जस्ट रिवाइज दिस अगेन. एंड देन जो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 है वो तीनों के तीनों स्टिमुलेटरी पाथवेज है. स्टिमुलेटरी पाथवेज अगेन एडेनिल साइक्लेज मैकेनिज्म. एडेनिल साइक्लेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो कैम्प साइक्लिक AMP इंक्रीज हो जाएगा. साइक्लिक AMP इंक्रीज हो जाएगा तो प्रोटीन काइनेस A की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड फॉस्फोराइलेशन इंक्रीज हो जाएगा, विच इज़ वाई सब कुछ इफेक्ट जो एक्शंस है वो सब स्टिमुलेट हो जाएंगे, राइट. देन ओके, देन वी हैव डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स D1 एंड D2. D1 इज स्टिमुलेटरी, D2 इज इनहिबिटरी, राइट. सो कैम्प एंड कैम्प इंक्रीज हो जाएगा स्टिमुलेटरी में एंड कैम्प डिक्रीज हो जाएगा इन इनहिबिटरी. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज GABA रिसेप्टर्स. ठीक है, GABA इज एन इनहिबिटरी हार्मोन ऑफ आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ आर बॉडी. उसके दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं. ए रिसेप्टर, वी हैव ए रिसेप्टर एंड वी हैव बी रिसेप्टर. ओके, ए रिसेप्टर जो है उस पर अटैच हो जाएंगे बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिचुरेट्स एंड दिस इज एन आयन चैनल रिसेप्टर. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जब इस रिसेप्टर्स पे गाबा आके अटैच होता है, राइट. सो सपोज दिस इज़ माई से चैनल, ठीक है, एंड यहाँ पर उसका साइट है जहाँ पर गाबा आके अटैच हो गया. सो वॉट विल हैपन इज़ कि ये जो चैनल्स है दे विल बिकम ओपन टू क्लोरीन, राइट. जो क्लोराइड आयन्स है उसके अंदर उसके थ्रू ज़्यादा सेल में आ पाएंगे, ठीक है. सो अगेन सेल विल बिकम नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वो हाइपर पोलराइज हो जाएगा, विच इज़ वाई सेल इनहिबिट हो जाएगा. सो these are very important to inhibit the neurons when there is an overstimulation of neurons. So like हाँ, तो उस टाइम पे GABA receptors are very important. And then we have B receptors which is our interest for now. 7-pass receptor है तो वो G inhibitory pathway को stimulate कर देंगे, ठीक है. सो अगेन पोटेशियम चैनल का इफ्लक्स चालू हो जाएगा एंड इनहिबिटरी पाथवे चालू हो जाएगा. कैम्प विल डिक्रीज, साइक्लिक AMP विल डिक्रीज. सो प्रोटीन काइनेस A की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. सो अगेन हाइपर पोलराइज हो जाएगा सेल एंड इनहिबिट हो जाएगा, राइट. अल्टीमेटली हाइपर पोलराइज होकर इनहिबिट हो जाएगा. ओके, सो जस्ट फॉर मैंशनिंग इट, आई हैव मैंशन टू drugs over here which are antagonists and agonists of B receptors, right. Agonist है तो वो help कर देगा B receptors को inhibit होने में and antagonist है तो वो stimulate कर देगा, right. So just if you want to remember you can, ठीक है. Baclofen है agonist and saclofen है antagonist. If you want to remember you can, but it's not important as of here, ठीक है. ओके, सो देन वी हैव vasopressin receptors. न्यूरोपेप्टाइड्स है वो, ADH बोलते हैं हम उसे. V1 एंड V2 रिसेप्टर्स एंड V1 रिसेप्टर्स एक्ट्स फॉर वैस्कुलर सिस्टम, उसका काम वैस्कुलर सिस्टम पे है. बट जो V2 रिसेप्टर है इट विल एक्ट ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. सो दिस इज माई नेफ्रॉन से, ठीक है. आई शुडंट ड्रॉ दिस. दिस इज माई ग्लोमेरुलस Bowman's capsule, PCT. Then we have loop of Henle,
and then we have DCT and ultimately collecting ducts, right? So जो last part है उस पे वो काम करेगा. We have certain cells over there. We'll talk about in renal physiology. Principal cells बोलते हैं हम उसे. We call it principal cells. ठीक है, उसको प्रिंसिपल सेल्स बोलते हैं. उन पे V2 रिसेप्टर्स होते हैं एंड उस पर एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म होता है. सो दैट इज रास मैकेनिज्म. वी टॉक अबाउट इट लेटर, बट जस्ट याद रखना V2 रिसेप्टर्स वहाँ होते हैं एंड उसकी वजह से देयर कुड बी एक्स लिंक्ड diabetes insipidus which is nephrogenic, right? Which is nephrogenic. Now DI जो है diabetes insipidus are of 4 types. We have nephrogenic, we have craniogenic, we have dipsogenic, and we have gestational diabetes insipidus. Okay, we'll talk about this in detail in renal physiology, but that is all for 7-pass receptors. ठीक है, I have talked about the stimulatory pathway, inhibitory pathway, Q pathway examples, and हाँ बस that is all for 7-pass receptors. Now we will talk about ion channel linked receptors. Okay, very important again, ion channel linked receptors. ये ज़्यादा कोई पढ़ाता है नहीं, but I will teach you this also. So now suppose this is my cell. ठीक है, this is my cell. I have 3 types of neurons इस पे acting. 1, 4, 2 and 3. ठीक है, 3 न्यूरॉन्स है. अब इन तीनों का काम अलग अलग है. ठीक है, सो सपोज इससे कोई ऐसा सब्सटेंस आ रहा है जो स्टिमुलेटरी है, राइट? सो इस पर कोई ऐसा सब्सटेंस आ रहा है दैट इज स्टिमुलेटरी. सो सपोज एपिनेफ्रिन ही हो गया, राइट? सो वो इस आयन चैनल पे लिंक कर देगा. ठीक है, स्टिमुलेटरी है. सो इससे वजह से क्या होगा, जो स्टिमुलेटरी है उससे लिंक कर देगा. हमारा आयन चैनल जो है, इट विल बिकम मोर ससेप्टेबल टू द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम. मतलब ECF से ICF में सोडियम आ जाएगा. ठीक है, एंड विच इज़ वाई सेल विल बिकम डीपोलराइज्ड. सेल डीपोलराइज हो जाएगा, मतलब स्टिमुलेट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज मैकेनिज्म नंबर 1. देन नंबर 2, दिस न्यूरॉन जो है दिस इज इनहिबिटरी. ओके, दिस इज इनहिबिटरी. अब इसकी वजह से आई हैव दिस चैनल से, एंड यहाँ पर कोई इनहिबिटरी सब्सटेंस आके इससे अटैच हो गया, लाइगेंड इससे अटैच हो गया. अब बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर हो जाएगा कि जो सेल का पोटाशियम है, ठीक है, सेल का मतलब ICF इज ऑलवेज रिच इन पोटाशियम, उसका इफ्लक्स हो जाएगा. हमने अभी देखा था गाबा ए रिसेप्टर्स. ओके, उनका काम है पोटाशियम इफ्लक्स. सो व्हेन देयर इज पोटाशियम इफ्लक्स, ठीक है, इफ्लक्स हो गया, के इफ्लक्स. सो अगेन हाइपरपोलराइज्ड एंड इनहिबिटेड, राइट? बिकॉज सेल जो है इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स मोर एंड मोर नेगेटिव पोटेंशियल. जब मोर एंड मोर नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से जा रहा है, बिकॉज देर इज़ अ लॉस ऑफ कटायंस, राइट? तो सेल मोर एंड मोर नेगेटिव हो रहा है, हाइपरपोलराइज हो रहा है एंड इनहिबिट हो रहा है. नाउ लास्टली देयर विल बी वन मोर मैकेनिज्म. देर इज़ वन मोर न्यूरॉन, अगेन इनहिबिटरी है, अगेन देर इज़ अ चैनल. अब ये क्या कर देगा, जब ये सपोज आके इस पर अटैच हो जाएगा लाइगेंड, तो दिस विल मेक द चैनल मोर ओपन फॉर क्लोराइड आयंस. अब क्या होगा, नाउ देयर विल बी Cl- इनफ्लक्स. अगेन मेरा जो सेल का इनसाइड है वो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, बिकॉज नेगेटिव आयंस आ रहे हैं अंदर, राइट? सो अगेन सेल विल बिकम हाइपर पोलराइज्ड, विच इज वाई इट विल बिकम इनहिबिटेड, राइट? सो जब भी देर इज डीपोलराइजेशन इट इज स्टिमुलेटरी, जब भी देर इज हाइपरपोलराइजेशन इट इज इनहिबिटरी, राइट? सो लेट्स लुक एट दिस. सो ऑल ऑफ दीज आर लाइगेंड ऑपरेटेड. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर लाइगेंड ऑपरेटेड. जब देर इज सोडियम इन्फ्लक्स, सो इट इज स्टिमुलेटरी एंड डीपोलराइजेशन मैकेनिज्म, राइट? जैसे सोडियम इन्फ्लक्स हुआ, डीपोलराइज हुआ सेल और स्टिमुलेट हो गया, राइट? बट जब इनहिबिशन करना है, सो देर आर 2 टाइप्स. एक तो क्या पोटाशियम इफ्लक्स हो गया, मतलब कटायंस जो है बाहर चलेगा तो सेल नेगेटिव हो गया, इनहिबिटरी हो गया, हाइपरपोलराइज हो गया. एंड देन देर इज क्लोराइड इन्फ्लक्स. सपोज तो सेल अगेन मोर नेगेटिव हो गया, इनहिबिट हो गया, हाइपरपोलराइज हो गया, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स. अगेन एग्जाम्पल्स है सारे, लेट्स टॉक अबाउट दैम. वी हैव निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, राइट? हमने कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में अभी पढ़ा था, जस्ट एग्जाम्पल्स पढ़े थे. जो म्यूसिसिनिक टाइप था कोलिनर्जिक रिसेप्टर का वो 7 पास था, बट जो निकोटिनिक टाइप है कोलिनर्जिक रिसेप्टर का वो आयन चैनल रिसेप्टर है. निकोटिनिक कोलिनर्जिक क्यों बोलते हैं, इज बिकॉज सपोज दिस इज माई चैनल, तो इस पर ना 2 एक्टिव साइट्स होते हैं. सो या तो यहाँ पर कोलिनर्जिक ACH आके बाइंड कर सकता है, या ACH जैसा सब्सटेंस दैट इज निकोटीन आके बाइंड कर सकते हैं. ओके, निकोटीन आके बाइंड कर सकते हैं.
सो इसके लिए हम इसको बोलते हैं निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. देन वी हैव 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स. एंड सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स ऑलवेज स्टिमुलेटरी एक्साइटेटरी होते हैं. तो इसको अपोज करने के लिए वी हैव इनहिबिटरी ड्रग्स, वी हैव इनहिबिटरी टाइप्स. सो वो होते हैं एंटी एमिटिक्स, एंटी साइकोटिक्स एंड एंग्जियोलिटिक्स. ठीक है, जब हमारा सेल ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, लाइक सपोज CNS में देर इज़ से हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, एंजाइटी वगैरह हो जाती है. सो वी गिव एंग्जियोलिटिक्स ताकि जो ओवर स्टिमुलेटेड सेल्स है हमारे वो थोड़ा शांत हो जाए एंड इनहिबिट हो जाए, राइट. सो जो स्टिमुलेटेड है वो इनहिबिट हो जाए, राइट. सो दीज आर द इनहिबिटर्स, राइट, इनहिबिटेड ड्रग्स. ओके, एंड वो काम करेंगे, दे विल बाइंड टू द 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन स्ट्रोक सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स. Then we have glutamate receptors, that is N-methyl D-aspartate receptors. ठीक है, उसको NMDA receptors बोलते हैं. Just for your knowledge, NMDA receptors बोलते हैं, and these are very important. We'll discuss about this in pharma also. So these are some excitatory receptors. Now let's look into inhibitory receptors. ठीक है, let's look into inhibitory receptors. We have 2 primary neurotransmitters, GABA and glycine. Okay, सो गाबा इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर माई CNS. ठीक है, हर जगह पे गाबा प्रेजेंट रहेगा. बट जो ग्लाइसिन है वो इनहिबिट कहाँ करेगा? ओनली इन माई स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं. ना अगेन नीड नहीं है, बट जस्ट इन केस मैंने लिख के रखा है. वी हैव एगोनिस्ट, मतलब जो गाबा को हेल्प करेंगे, एंड एंटागोनिस्ट जो गाबा को स्टिमुलेट इनहिबिट कर देंगे, राइट. सो एक तो एगोनिस्ट है बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिचुरेट्स. ये क्या करते हैं? बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो ज़्यादा चैनल्स खोल देंगे, राइट. सपोज ये सेल है, उसमें ज़्यादा चैनल्स खोल देंगे, मोर चैनल्स आर ओपन, सो देर इज़ मोर से इन्फ्लक्स ऑफ क्लोरीन, राइट. ज़्यादा क्लोरीन अंदर आ गया तो सेल इज स्टिमुलेटेड, सेल इज़ इनहिबिटेड. बट बार्बिचुरेट्स है वो क्या कर देंगे? सेल में जो चैनल्स है, सपोज 2 ही चैनल्स खुले, बट उसको काफ़ी देर तक खुला रखेंगे, राइट. दे ओपन इट फॉर लॉन्गर टाइम. ठीक है, दे ओपन इट फॉर लॉन्गर टाइम, जिसकी वजह से सेल हमारा ज़्यादा टाइम तक इनहिबिटेड रहेगा, राइट. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट, बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिचुरेट्स. ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर. एंड देन एंटागोनिस्ट में ये सेल को स्टिमुलेट कर देंगे, राइट. दे आर ऑपोजिट, दे हैव ऑपोजिट एक्शन टू गाबा, तो स्टिमुलेट कर देंगे. गाबा इज इनहिबिटरी, राइट. सो वो है पिक्रोटॉक्सिन एंड पेनिसिलिन. वेरी फेमस एग्जाम्पल पेनिसिलिन तो, एंड पिक्रोटॉक्सिन भी है एक एग्जाम्पल. सो दैट इज़ ऑल अबाउट आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स. ओके, so now we'll talk about the third type of receptors, third class of receptors, that is single pass receptors, right. So now we are talking about single pass receptors. So जब हम बात कर रहे थे 7 pass receptors की, right, this was my 7 pass receptors, उस पर अटैच था G protein, right, उस पर अटैच था, उससे लिंक्ड था G protein. सिमिलरली जो मेरा सिंगल पास रिसेप्टर है, जो मेरा सिंगल पास रिसेप्टर है, उससे हमेशा अटैच, उससे हमेशा लिंक्ड रहेगा एंजाइम, राइट. एंजाइम लिंक टू दिस. So let's see. First type is tyrosine kinase, right? So suppose this is my single pass receptor. ठीक है, single pass है, it will only pass through the membrane once. Okay, single pass है, and जो enzyme attached है यहाँ पे, that is tyrosine kinase. ठीक है, tyrosine kinase is attached to this. So and उसके साथ associated tyrosine free molecules रहते हैं. Tyrosine is a type of amino acid. So जो this kind of molecules यहाँ बने हैं, right, these molecules are free tyrosine molecules that are attached to the tyrosine kinase. ठीक है. So now जब मेरा ligand is attached to this receptor, ligands किस किस टाइप के? Let's see that insulin हो गया and all types of growth factors, right. एपिडर्मल growth factor हो गया, platelet growth factor हो गया, vascular endothelium growth factor, fibroblast growth factor and nerve growth factors. ठीक है, ये सब growth factors जब अटैच करते हैं टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर को, ठीक है, सो दे विल एक्टिवेट माय टायरोसिन काइनेस एंजाइम. जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, सो दैट विल ऑटो फॉस्फोराइलेट. ठीक है, ऑटो फॉस्फोराइलेट मतलब अपने ही टायरोसिन मॉलिक्यूल्स पे वो फॉस्फेट ग्रुप चढ़ा देगा एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देगा, राइट. सो अब जो मेरा टायरोसिन है, इट इज़ फॉस्फोराइलेटेड. Once this is phosphorylated, we have something called as sulfahydryl proteins. So this is say this is my sulfahydryl proteins. ठीक है, this is my sulfahydryl proteins. तो वो जाके हमारे टायरोसिन काइनेस से जो टायरोसिन है, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन है, उससे अटैच हो जाएंगे. Now when this complex is formed, this complex will activate. Okay, this will activate
अ प्रोटीन कॉल्ड एज सन्स ऑफ 7 प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं SOS प्रोटीन, ठीक है, सन्स ऑफ 7 प्रोटीन्स। नाउ सन्स ऑफ 7 प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए, फेयर इनफ, वो जाके एक्टिवेट कर देंगे, दे विल एक्टिवेट समथिंग कॉल्ड एज रास प्रोटीन, ठीक है, उन्होंने एक्टिवेट कर दिया रास प्रोटीन को। अगेन रास प्रोटीन है तो GDP विल बी कन्वर्टेड टू GTP, ठीक है, सो अगेन GDP इज कन्वर्टेड टू GTP एंड साइमल्टेनियसली राफ काइनेस करके प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ राफ काइनेस विल फर्दर एक्टिवेट समथिंग कॉल्ड एज मैप काइनेस, ठीक है, वो एक्टिवेट कर देगा मैप काइनेस को, आई थिंक, ठीक है, वो अटैक कर देगा मैप काइनेस, स्टिमुलेट कर देगा मैप काइनेस। अगेन जब ये हो जाएंगे, अगेन सिमिलर एक्शन हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा प्रोटीन्स का, इट विल एंटर द न्यूक्लियस, बाइंड टू द DNA, न्यूक्लियस में आया, इट विल अटैच टू माई DNA, ठीक है, मैप काइनेस विल कम एंड अटैच टू माई DNA, जो मैप काइनेस से प्रोटीन्स बने, राइट, इट विल फॉस्फोराइलेट प्रोटीन्स, ठीक है। सो सपोज मैप काइनेस ने मेरा ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल विल एंटर द DNA एंड इट विल अटैच टू माई DNA, ठीक है, फिर उससे ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन से mRNA ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन्स बन जाएंगे एंड ये प्रोटीन्स का काम है सेल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना, ओके, इट विल हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स, इट विल हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। सो लेट्स रिवाइज दिस टायरोसिन काइनेस। Now, ligand, insulin and growth factors attaches to the tyrosine kinase. Tyrosine kinase will auto-phosphorylate the tyrosine-free molecules. जब ये हो जाएगा, so sulfahydryl proteins will come and attach to this phosphorylated tyrosine molecules, and it will activate SOS proteins, sons of 7 proteins, ठीक है। जब SOS प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा तो वो एक्टिवेट कर देगा रास प्रोटीन को, राइट, RAS रास प्रोटीन को वो एक्टिवेट कर देगा and RAS protein will further activate RAF kinase along with converting GDP to GTP, right? Then RAF kinase will activate MAP kinase and MAP kinase will phosphorylate proteins. जो प्रोटीन्स बनते हैं, फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स बनते हैं, दे विल एंटर माई सेल, अटैच टू द DNA, फिर वो ट्रांसक्राइब हो जाएंगे, ट्रांसक्राइब करने के बाद दे विल फॉर्म न्यू प्रोटीन्स बाय ट्रांसलेशन एंड अदर मैकेनिज्म्स, फिर वो प्रोटीन्स हेल्प करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में, राइट, सेल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो हेल्प करते हैं। आई होप दिस पाथवे इज क्लियर। नाउ देर इज वन मोर पाथवे दैट इज प्रोटीन टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर्स, ठीक है। नाउ ये है तो टायरोसिन काइनेस ही, बट उसके साथ एक एसोसिएटेड रिसेप्टर भी रहेगा, इट विल बी एन एडिशनल से एंजाइम अटैच टू दिस टायरोसिन काइनेस जो हेल्प करेगा सारे सिग्नल, सारे पाथवे को एक्टिवेट करने में, राइट। सो नाउ दिस इज़ माई रिसेप्टर जिसपे दिस इज़ माई टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर्स, जिसमें हो रहा है डाइमराइजेशन, मतलब 2 टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर्स आ रहे हैं साथ में, देन वो एक रिसेप्टर बना रहे हैं, सो दिस इज़ वन रिसेप्टर सिस्टम। सो डाइमराइजेशन हो रहा है ऑफ टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर्स एंड उसमें हमारा लाइगेंड बाइंड करेगा, लाइगेंड विल बी ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन या इंटरल्यूकिन 2, IL-2 होता है, साइटोकाइंस होते हैं, TCR एंड BCR, ये सब एज वी से T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट, सो उसी से रिलेटेड रिसेप्टर्स है, उसी से रिलेटेड लाइगेंड्स है। सो साइटोकाइंस आर अगेन इम्यूनोलॉजी में है एंड ऑल ऑफ दिस विल हेल्प इन, आई मीन, सो दीज आर लाइगेंड्स आर अटैच्ड टू द डाइमराइज्ड 2 प्रोटीन ऑफ टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर्स, राइट। अब उसमें हो रहा था ऑटो फॉस्फोराइलेशन, राइट, ऑटो फॉस्फोराइलेशन, यहाँ होगा क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, कैसे मैं बताती हूँ। सी, अब ये जो टायरोसिन काइनेस के मॉलिक्यूल्स है उससे एसोसिएटेड है जैक प्रोटीन्स, ठीक है, दैट इज जेनस काइनेसिस, सो जैक प्रोटीन्स एसोसिएटेड है और उनके ऊपर टायरोसिन मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ठीक है, उसके ऊपर टायरोसिन मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड। सो जैक प्रोटीन्स में क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज A, सो one will cross phosphorylate A tyrosine molecule, whereas 2 will cross phosphorylate B tyrosine kinase, right, एंड उस पर अटैच हो जाएंगे। जब ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन वगैरह सब हो गया, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो गया, सो स्टैट मॉलिक्यूल्स विल कम इनटू पिक्चर, स्टैट मॉलिक्यूल्स विल अटैच टू द phosphorylated tyrosine kinase. Now what is STAT molecule? It is signal
ट्रांसड्यूसर, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए। नाउ दीज विल एंटर द सेल एज इट इज, ठीक है, अलॉन्ग विद द टायरोसिन मॉलिक्यूल्स दिस प्रोटीन्स विल एंटर द सेल, डीएनए में अटैच हो जाएंगे एंड ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करके प्रोटीन्स बना लेंगे। अगेन इट विल हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल, राइट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। नाउ we have something called as tyrosine phosphate receptors. उससे पहले let's just revise this receptors. Tyrosine kinase associated receptors में there is tyrosine kinase associated receptors जिस पे attached होते हैं JAK proteins. JAK is Janus kinases proteins. Janus kinases पे attached होता है tyrosine molecules, right? So जब मेरा से ligand growth hormone या interleukin 2 या cytokines आके attach होते हैं, so there is cross phosphorylation, मतलब एक JAK दूसरे के टायरोसिन मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट कर देगा, राइट। सिमिलरली दूसरा जैक पहले वाले के टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट कर देगा। फिर इस पर अटैच हो जाएंगे स्टैट मॉलिक्यूल्स, मतलब सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूल्स, वो अटैच हो जाएंगे। देन दे विल एंटर माय सेल, अगेन डीएनए से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड देन प्रोटीन्स फॉर्म कर देंगे। दैट विल हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माई सेल, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टायरोसिन फॉस्फेटेज रिसेप्टर्स, ठीक है। फॉस्फेटेज है, इट विल ब्रेक डाउन द फॉस्फेट, मतलब डीफॉस्फोराइलेशन करेंगे, राइट। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फॉस्फेट्स एंड डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो इस पे हमारे लाइगेंड्स होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स एंड साइटोकाइंस अगेन, ठीक है। सो दिस इज द मॉलिक्यूल एंड इससे जो लिंक्ड होते हैं एंजाइम दैट इज CD45, ठीक है, जो लिंक्ड होते हैं एंजाइम दैट इज CD45, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, टायरोसिन मॉलिक्यूल को जो ऑलरेडी फॉस्फोराइलेटेड होता है उसको डीफॉस्फोराइलेट कर देंगे, राइट। सो देयर इज फ्री टायरोसिन मॉलिक्यूल एट द एंड, ठीक है, एंड फॉस्फेट ग्रुप ऐसे का ऐसे रह जाता है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनएक्टिवेट हो गए, डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये नहीं है कि इनएक्टिवेट हो गए, बट फ्री टायरोसिन मॉलिक्यूल्स आ जाता है एंड दिस वे इट विल वर्क ऑन सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है, इट विल वर्क ऑन सेल प्रोलिफरेशन। एंड अगर यहाँ म्यूटेशंस हो जाते हैं, राइट, CD45 में कोई म्यूटेशन हो गया या रिसेप्टर में ही कुछ म्यूटेशन हो गया, सो देन इट विल लीड टू कैंसर, क्योंकि सेल प्रोलिफरेशन इज डिस्टर्ब। सो मे बी ज़्यादा सेल प्रोलिफरेशन हो जाए, राइट, सो मे बी डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ही रहे या फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ही रहे, सो इट विल लीड टू प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, मतलब ज़्यादा सेल्स बन जाएंगे, ज़्यादा सेल्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक साथ क्लस्टर हो जाएंगे, सो कैंसर। एंड समहाउ इट हैज़ अ रोल इन डायबिटीज़ ऑल्सो, ओके, अनक्लियर बट इट इज़ देयर, ओके। सो दिस इज़ वन मैकेनिज्म। देन वी हैव सीरिन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर्स, ठीक है, उस पर ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस सीरिन, ये हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, एंड उससे ये कोई एंजाइम लिंक्ड है उससे, राइट। अब उस पर हमारा जो लाइगेंड बाइंड हो रहा है वो है बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, वी हैव बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। वो क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन उसी इंट्रिंसिक मॉलिक्यूल पे कर देगा, उसी इंट्रिंसिक प्रोटीन पे कर देगा जिसमें सीरिन और थ्रियोनिन है, एंड सिर्फ सीरिन और थ्रियोनिन ही फॉस्फोराइलेट होते हैं, ठीक है, एंड देन वो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट मैं बताने के लिए बता रही हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है मैकेनिज्म। देयर आर अ लॉट ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज, अ लॉट। लेट्स टॉक अबाउट ग्वानिल साइक्लेस रिसेप्टर्स पाथवे एंड सो दिस इज सपोज माई रिसेप्टर, ठीक है, ये रिसेप्टर है एंड यहाँ पर जो लाइगेंड बाइंड हो रहा है दैट इज एट्रियल नेट्रियल पेप्टाइड, ठीक है, एट्रियल नेट्रियल पेप्टाइड, एंड उस पर जब बाइंड हो जाते हैं सो हमारा GTP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक GMP में, लाइक इट वॉज इन G स्टिमुलेटरी G इनहिबिटरी पाथवे, ATP कन्वर्टिंग टू साइक्लिक AMP, GTP इज कन्वर्टिंग टू साइक्लिक GMP एंड एंजाइम हियर इज ग्वानिल साइक्लेस, ठीक है, ग्वानिल साइक्लेस है। नाउ दिस साइक्लिक GMP विल एक्ट ऑन प्रोटीन काइनेज G, प्रोटीन काइनेज G। सो हमने कितने टाइप के प्रोटीन काइनेज देख लिया, A देख लिया, C देख लिया और अब G देख लिया, राइट। सो प्रोटीन काइनेज G इज एक्टिवेटेड, वो फॉस्फोराइलेट कर देगा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को एंड देन देयर विल बी इफेक्ट, राइट। सो एड्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड है, एड्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, इट विल अटैच टू माई ग्वानिल साइक्लेस रिसेप्टर्स, उससे एंजाइम लिंक्ड है ग्वानिल साइक्लेस, वो GTP को कन्वर्ट कर देगा इनटू साइक्लिक GMP, वो एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज G को, फॉस्फोराइलेटिंग इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन इफेक्ट, राइट।
So that is all about single pass receptors. Okay, so let's talk about the final topic for today, that is intracellular receptors. ठीक है, intracellular receptors are mainly for steroid hormones, right? वो लिपिड soluble hormones हो गए, small molecule hormones हो गए, they can easily pass my membranes. ठीक है, so estrogen, progesterone, testosterone, aldosterone, glucocorticoids, T3, T4 and vitamin D, again cholecalciferol and retinoids. ठीक है, so जो STDs है, right, जो STDs है मतलब steroid hormones, thyroid hormones and vitamin D, right? STDs are cytoplasmic receptors, they have cytoplasmic receptors, whereas जो हमारा retinoids है उनके receptors are nuclear receptors. ठीक है, मतलब वो nucleus पे based है receptors. ठीक है, so look here, so this is suppose my receptor. ठीक है, ये बहुत ही यूनिक रिसेप्टर रहेगा अनलाइक अदर्स. ठीक है, ये रिसेप्टर है और उस पर इट इज़ कवर्ड, दिस प्रोटीन साइट इज़ कवर्ड. ठीक है, इट इज़ कवर्ड विथ अ हीट शॉक प्रोटीन. ठीक है, इट इज़ कवर्ड विथ अ हीट शॉक प्रोटीन. एंड जब हमारा इस पर स्टीरॉयड हार्मोन आके बाइंड करता है, व्हेन वी हैव स्टीरॉयड हार्मोन बाइंडिंग ऑन दिस, सो क्या हो जाएगा, हमारा हीट शॉक प्रोटीन जो है इट विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग. ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके इट विल स्टार्ट रिमूविंग. सो जो एक्टिव साइट है वो एक्सपोज हो जाएगा. ठीक है, नंबर 1. सेकेंड ऑफ ऑल, जब मैं ये रिसेप्टर बना रही हूँ, राइट, दिस इज़ माई रिसेप्टर, दिस इज़ माई रिसेप्टर एंड उसमें देर इज़ अ जिंक फिंगर. व्हाट डू आई मीन बाय जिंक फिंगर? पहली बात तो जिंक एज अ एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन दीज रिसेप्टर्स एंड उससे लिंक देर आर cysteine molecules. ठीक है, there are cysteine molecule linked with this zinc. तो हम इसको बोलते हैं zinc finger. All in all, this entire thing is called a zinc finger. The zinc along with cysteine, right? Zinc along with cysteine molecules is called zinc finger, right? So अब होता क्या है? This will enter my nucleus. ठीक है, वो enter कर जाएगा into the nucleus and it will bind to the enhancer region of my DNA. ठीक है, so suppose this is my DNA, say this is my DNA, this is my DNA and उस पर यहाँ पर है मेरा enhancer region. so जो मेरा receptor है, ठीक है, along with the ligand it has entered the cell and वो attach कर लेगा, it will modify and attach to this enhancer region. ठीक है, वो enhancer region से attach करके now there will be new formation of pre-RNA, pre-mRNA बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा. pre-mRNA मतलब उस पर फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होते हैं, राइट, एंड देन mRNA बन जाएगा. फिर वो राइबोसोम्स के थ्रू जाएगा, इट विल पास द राइबोसोम्स, ट्रांसलेशन होगा एंड देयर विल बी न्यू प्रोटीन, वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दे देगा सेल में. ठीक है, दैट विल अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस. So that is intracellular receptors. Now I want to talk about an exceptional case of nitric oxide. ठीक है, it is somewhat important here. So I'll talk about nitric oxide. ठीक है, पहली बात तो ये बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है. ठीक है, it is produced by macrophages. It is produced by macrophages. जो मैक्रोफेजेस आप बैक्टीरिसाइडल या ट्यूमेरासाइडल मैक्रोफेजेस होते हैं वो NO प्रोड्यूस कर देंगे. इट इज़ NO, ओके, नॉट नाइट्रस ऑक्साइड. NO2 नहीं है, इट इज़ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, देन न्यूरॉन्स रिलीज NO एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर. ठीक है, एंड देन एंडोथेलियल सेल्स ऑल्सो रिलीज NO एज बाय एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर्स. ठीक है, देयर इज़ अ पाथवे उसके थ्रू. नाउ देयर इज अ क्लासिक केस ऑफ पिनाइल इरेक्शन, उसमें कैसे NO का यूज़ होता है, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट. ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो सपोज दिस इज़ माई ब्लड वेसल. ठीक है, जो ये है दिस इज़ माई ब्लड वेसल. ठीक है, इट इज़ सप्लाइंग द कॉर्पोरा कैवर्नोसम एंड द आर्टरीज ऑफ द साइनस ऑफ द कॉर्पोरा कैवर्नोसम. ठीक है, सो उसके मैंने एक एंडोथेलियल सेल को, मतलब उसके एक एंडोथेलियल स्मूथ मसल को मैंने एनलार्ज कर दिया. ठीक है, आई हैव एनलार्ज दिस सेल. अब उसमें NO कहाँ से आ रहा है, ओके, विल टॉक अबाउट दैट. सो सपोज फर्स्ट इज तो एंडोथेलियम से आ रहा है, हमने देखा यहाँ पर एंडोथेलियम से आ रहा है. अब एंडोथेलियम में NO कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज़ बाय आर्जिनिन. ठीक है, आर्जिनिन है, NO सिंथेटेज करके एक एंजाइम है, वो ब्रेक डाउन कर देगा इनटू सिट्रलिन एंड NO. ठीक है, आर्जिनिन विल ब्रेक डाउन इनटू सिट्रलिन एंड NO बन गया, इट एंटर्स द सेल. नहीं तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स, मतलब न्यूरॉन्स एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स विल गिव NO. ठीक है, दिस इज सेकेंड पार्ट.
ये सेकंड पार्ट हो गया न्यूरॉन्स के थ्रू। नाउ लास्ट पार्ट इज सपोज मैंने कोई ड्रग्स दे दिए एज अ ट्रीटमेंट, मैंने ड्रग्स दे दिए सपोज ग्लिसरीन ट्राइनाइट्राइड एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइड, ठीक है। मैंने ये 2 ड्रग्स दे दिए, दीज आर एंटी एंजिना ड्रग्स, ठीक है, मतलब जो चेस्ट पेन है उसको रोकते हैं, एंटी एंजिना ड्रग्स। एंड नाइट्रोक्लूजाइड, दिस इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। ये सब हमने दे दिया। सो दिस विल ब्रेक डाउन इनटू NO। अल्टीमेटली दिस इज माय थर्ड पार्ट एंड अल्टीमेटली हमारे सेल में आ रहा है NO, राइट, NO मॉलिक्यूल आ रहा है। सो सी दिस इज माय NO मॉलिक्यूल। अब ये क्या करेगा, ये हमारे ग्वानिल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा। सो हमारा GTP विल कन्वर्ट इनटू साइक्लिक GMP, राइट। सो वहाँ पर था एडेनिल साइक्लेज, राइट, जी स्टिमुलेटरी पाथवे में देयर वाज एडेनिल साइक्लेज, यहाँ पर ग्वानिल साइक्लेज है। इट विल कन्वर्ट GTP टू साइक्लिक GMP, राइट। ATP was being converted into cyclic AMP, यहाँ पर GTP is converted into cyclic GMP and that will act on protein kinase G again, right। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था that will act on protein kinase G। अब ये क्या करते हैं, ठीक है, that will phosphorylate again, that will phosphorylate MLCK। ये क्या होता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस, ठीक है। आई होप आप लोग मसल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। देयर इज मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स, राइट। सो मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस पे ये एक्ट कर देगा, उसको फॉस्फोराइलेट करके इनहिबिट कर देगा, इनएक्टिव बना देगा, राइट, इनएक्टिव बना देगा। इससे क्या होगा, जो प्रोटीन्स है, राइट, जो प्रोटीन्स है पार्टिसिपेट करते हैं इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो नहीं बनेंगे, राइट। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, राइट, देयर बी नो मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो जो हमारा एंडोथेलियम का स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब क्या, इट विल बी इन रिलैक्स स्टेट। जो आर्टेरियल स्मूथ मसल्स है वो उसमें हो जाएगा आर्टेरियोलर डायलेटेशन, ठीक है, दे विल बी डायलेटेड। सो इट विल अचीव द रिक्वायर्ड मैकेनिज्म, ठीक है। सो दैट वे, बट हाँ, सो दैट इज द केस ऑफ पेनाइल इरेक्शन। but so now we talk about Viagra, ठीक है। there is this substance popularly used as Viagra and used in case of male erectile dysfunction, right, classically used in case of male erectile dysfunction। and उसका जो active salt है, active ingredient है, that is sildenafil, right, उसको हम बोलते हैं sildenafil, that is the active ingredient। now let's look कि sildenafil क्या करता है, ठीक है। so suppose say this is my sildenafil molecule, right। so वो क्या कर देगा ना, बिकॉज देयर इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, राइट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस आर नॉट बीइंग इनएक्टिवेटेड, मतलब द स्मूथ मसल्स आर बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड, राइट। सो देयर इज नो इरेक्शन अचीव्ड। बट जो सिल्डेनाफिल है, इट विल एक्ट ऑन साइक्लिक GMP। मतलब कैसे, वो इंक्रीज कर देगा साइक्लिक GMP को। किस तरह से, इज बिकॉज वो फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 को इनहिबिट कर देगा। सो मेरा जो साइक्लिक GMP है वो कन्वर्ट नहीं होगा इनटू GMP, ठीक है, GMP में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। साइक्लिक GMP का कंटेंट बढ़ रहा है सेल में, प्रोटीन काइनेस G ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, ज़्यादा फॉस्फोराइलेशन हो रहा है मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस का। सो इनएक्टिव रह रहे हैं प्रोटीन्स, विच इज़ वाई देयर इज आर्टेरियोलर डायलिटेशन, ठीक है। सो सी इंक्रीजेस CGMP, acts on phosphodiesterase 5, ठीक है। phosphodiesterase 5 is known to break CGMP into GMP, राइट। वहाँ पे भी हमने देखा था फॉस्फोडाइएस्ट्रेस था जो ब्रेक कर रहा था साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को इनटू AMP। यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 विल इनहिबिट will be inhibited। so जो CGMP है will remain for long time। protein kinase G will be activated for longer time। myosin light chain kinesis will be inactive for longer time, so thus solving the purpose, right। that is the case of nitric oxide। okay, so let's talk about the final topic for today, that is receptor mediated endocytosis। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, but let's have a revision of this। so this usually occurs in hepatic cells, ठीक है, hepatic cells में रहता है। now suppose this is my hepatic cell and यहाँ पर ये space है, this space is called space of Desay।
इन द hepatic cells, एंड जो ये जहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पिट्स, राइट, उसको हम बोलते हैं पिट्स. सो सपोज एंड दिस इज माई ब्लड स्ट्रीम जिसमें है LDL मॉलिक्यूल्स फॉर LDL मॉलिक्यूल्स जिसके 100 मॉलिक्यूल्स है सपोज. सो जब हमारे ब्लड स्ट्रीम से LDL मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है. सो सपोज दीज आर माई रिसेप्टर्स बीइंग अटैच्ड ओवर हियर, LDL यहाँ पर अटैच हो गए. वी हैव क्लैथरिन प्रोटीन्स, ठीक है, वी हैव क्लैथरिन प्रोटीन्स जो हमारे सेल को अंदर की तरफ खींच लेंगे, राइट, सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींच लेंगे, एंड दे विल फॉर्म दिस एंडोसोम, ठीक है, दे विल फॉर्म दिस एंडोसोम. देन ये जो एंडोसोम है इट विल रीअरेंज समथिंग लाइक दिस, ठीक है. सो यहाँ पर भी एक है, ये पिट है, मे बी अनदर पिट विल बी देयर. सारे सेल में काफ़ी सारे पिट्स बनेंगे सर. देन ये सारे के सारे पिट्स, सपोज ये एक पिट है, ये एक पिट है, ये सारे के सारे पिट्स एक साथ कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म प्राइमरी एंडोसोम, राइट. सो सपोज दीज टू आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म प्राइमरी एंडोसोम, ठीक है. दिस इज द प्राइमरी एंडोसोम. उसके भी रिसेप्टर्स, इसके भी रिसेप्टर्स, दोनों पिट्स के रिसेप्टर्स आके एक साथ ज्वाइन हो गए. एंड सो अब ये इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है. द प्राइमरी एंडोसोम विल अंडरगो रीअरेंजमेंट. किस तरह से? इट विल फॉर्म से रिसेप्टर्स सारे के सारे ऐसे ही रह गए, ठीक है, रिसेप्टर्स रह गए और यहाँ पर LDL मॉलिक्यूल्स रह गए, ठीक है. सो एज यू कैन सी दिस इज माई सेकेंडरी एंडोसोम. एक जगह पर सिर्फ रिसेप्टर्स है, एक में सिर्फ LDL है, ठीक है. सो अब सेकेंडरी एंडोसोम बन गया. अब क्या होगा कि ये दोनों डिटैच हो जाएंगे, राइट. सो देयर विल बी वन मॉलिक्यूल, अनदर मॉलिक्यूल, रिसेप्टर्स का जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है वो जाएगा वापस और वापस से सेल के साथ अटैच हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा. बट नाउ व्हाट हैपन्स ऑन माई LDL, व्हाट हैपन्स ऑन माई LDL, जो LDL है उस पर हाइड्रोलिसिस एक्ट करेंगे. देयर विल बी एक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस फ्रॉम लाइसोजाइम्स, ठीक है. हाइड्रोलिसिस एक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, दे विल फॉर्म कोलेस्ट्रॉल. एंड जब ये कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है, व्हेन देयर इज दिस कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, तो वो इनहिबिट कर देगा HMG-CoA रिडक्टेज को. देयर इज दिस एंजाइम कॉल्ड एज HMG-CoA रिडक्टेज. अब HMG-CoA रिडक्टेज क्या करता है? दैट फॉर्म्स कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी, ठीक है, दैट विल फॉर्म कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी. सो जब HMG-CoA इनहिबिट हो जाता है, सो इट स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज स्टॉप्ड, मतलब डी नोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज स्टॉप्ड, ठीक है. सो दैट इज़ द क्लासिक केस कि हमारे लिवर सेल ने LDL डिटेक्ट किया, उसने उसको कोलेस्ट्रॉल बना दिया बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोलिस एंजाइम. HMG-CoA रिडक्टेज को इनहिबिट कर दिया, सो दैट डू नॉट फॉर्म कोलेस्ट्रॉल इन माई बॉडी. काफ़ी कोलेस्ट्रॉल है ऑलरेडी, वी डू नॉट नीड मोर, एंड दैट इज़ द क्लासिक केस, राइट. But we have a patient with familial cholesterolemia. We have a patient with familial cholesterolemia. He is prone to what? Atherosclerosis. क्यों? Because रिसेप्टर्स हमारे म्यूटेंट है सेल के, ठीक है. ये जो रिसेप्टर्स है वो सब म्यूटेटेड है मे बी, या जो लिवर सेल है, जो हेपेटिक सेल है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कोलेस्ट्रॉल को, कितना कोलेस्ट्रॉल है हमारे सेल में, राइट. सो क्या होता है, म्यूटेटेड रिसेप्टर्स है, या तो फिर लिवर कैन नॉट सेंस कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, ठीक है, कितना है कोलेस्ट्रॉल, वो सेंस नहीं हो पा रहा है लिवर से. तो मतलब लिवर कैन नॉट इनहिबिट HMG-CoA रिडक्टेज, राइट, वो इनहिबिट नहीं होगा. सो HMG-CoA रिडक्टेज इज नॉट इनहिबिटेड, विच इज़ वाई ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होएगा, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कंटिन्यू होएगा, एंड देयर इज इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है. सो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, सो देयर इज अल्टीमेटली अ रिस्क ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस इन दिस पर्सन, ओके. सो that is it for today, receptors class, signaling pathways class. I hope you like it, and please keep watching We The Doctors, and please subscribe to our channel. Get in touch with us on Instagram We The Doctors, Telegram We The Doctors, and I'll see you in the next class. Thank you for watching.